और स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट, तो हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हमने कल वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया था। आज कुछ इक्वेशन वगैरह देखेंगे उसकी। देखिए, इसमें डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है और आपको बता देंगे, यहीं से आता है। देखिए, जैसे अगर आप E1 वोल्टेज लिखेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे। E1 के लिए ये होता है E1 इक्वल 4.445 एम, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। एफ N1, ये किसके लिए हो जाएगा E1, ये हो जाएगा आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी होगी उसके लिए सेम होगा, बस यहाँ पे E2 हो जाएगा 4.445 एम FN2, ये सेकेंडरी के लिए। ये प्राइमरी इक्वेशन, ये सेकेंडरी इक्वेशन वोल्टेज। अब देखिए, अब देखते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको बोलते हैं हिंदी में रूपांतरण अनुपात। तो इसको देखते हैं, जैसे आपका V2 वोल्टेज अपॉन V1 वोल्टेज, ये अप्लाई वोल्टेज है, और E2 अपॉन E1 ये जनरेटेड वोल्टेज है। ये टर्न N2 अपॉन N1 ये करंट I1 अपॉन I2। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इक्वल के होता है ये आपका। इसको याद रखना, ये न्यूमेरिकल लगाने में आपकी इससे हेल्प होगी। अब देखिए, जैसे अगर हो जाएगा यहाँ पे k इज ग्रेटर देन 1, अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। k इज लेस देन 1, ये किसके लिए जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना आप। अगर आपसे पूछ दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताइए किसके, जैसे किसके लिए, तो आप कैसे बताएंगे, क्या होगा B2 अपॉन B1, E2 अपॉन E1, सॉरी यहाँ पे E1, N2 अपॉन N1, I1 अपॉन I2, ये हो गया। अब जैसे वहां पे आपका विकल्प आ जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिए कुछ विकल्प दे रखे होंगे, तो क्या k इज ग्रेटर देन 1, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिए होता है k इज लेस देन 1, किसका होगा ये स्टेप डाउन के लिए होगा। कुछ और पॉइंट देख लो, छोटे छोटे से पॉइंट है, वो की पॉइंट बोलते हैं, की पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, और नोट कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर आवृत्ति
आवृत्ति और पावर को चेंज नहीं करता है। इनपुट अपरेंट पावर लेवल को नहीं बदलता है। अगर इनपुट आपकी अपरेंट पावर है तो आउटपुट भी आपकी अपरेंट ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। अपरेंट भी आपको आउटपुट ही मिलेगा। अपरेंट मीन्स होता है आभासी हिंदी में। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड होती हैं। इलेक्ट्रिकली नहीं होती, वो बच्चे गलत कर देते हैं। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती। इन पॉइंटों को याद रखना, इससे आपके क्वेश्चन बनती छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें क्या दिया है, आवृत्ति और पावर को चेंज नहीं करता, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर आपकी इनपुट अपरेंट पावर है तो अपरेंट पावर आपको आउटपुट भी मिलेगी, यानी द नॉट चेंज नहीं होगी। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड रहती है, ना कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जीरो रेफरेंस ले सकते हैं। ये वोल्टेज भी हो गया, अप्लाई वोल्टेज V1, और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रेट हुआ था क्या इंड्यूज ईएमएफ, ये हो जाएगा E1 और E2। यहाँ पे आपका फ्लक्स आ जाएगा 5M। तो यहाँ से अगर देखेंगे हम तो क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है 5M, वो क्या कर रहा है, यहाँ से अप्लाइड वोल्टेज 90 से करता है, लैग करता है। ये क्वेश्चन आता है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो मैग्नेटिकली फ्लक्स होता है अप्लाई वोल्टेज से लीड करता है, लैग करता है। तो क्या कर रहा है, अप्लाई वोल्टेज से 90 लैग कर रहा है। ध्यान लिख सकते हो, 90 लैग। क्या मैग्नेटिकली फ्लक्स फ्लक्स हाई क्या करेगा, ये अप्लाइड वोल्टेज V1 से 90 अंश क्या करेगा, लैग करेगा, लैग करता है। ये हो जाएगा आपका। अब एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं हम इसके बाद,
कि ट्रांसफार्मर को डीसी में कनेक्ट नहीं करते। अगर ट्रांसफार्मर को हम डीसी में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होता है कि सेल्फ इंडक्शन पर मतलब सेल्फ इंड्यूस पर काम करता है, तो बिजली फ्लक्स तो बनेगा आपका, बट क्या होगा, फ्लक्स आपका कांस्टेंट बनेगा, वो फ्लक्स आपका वेरिएबल नहीं होगा। जब फ्लक्स आपका वेरिएबल नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग से आपका फ्लक्स कट नहीं पाएगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स कट नहीं पाएगा तो मतलब फ्लक्स बनता रहेगा उसमें, और वेरिएबल तो होता नहीं, तो इसलिए ट्रांसफार्मर का क्या होता है, वाइंडिंग आपकी जल जाएगी। तो इसलिए डीसी पर ये कार्य नहीं करता। तो इतना लिख सकते हैं आप यहाँ से, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। अब देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर ये कोर है, यहाँ पे आपका फ्लैश सेटअप होगा हाई N1 N2 E2 E1 और B2 B1। यहाँ पे करंट जाएगी आपकी IM, इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म करंट यानी चुंबकीय करंट। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपका कोई कोर बन गया। आइडियल ट्रांसफार्मर का मीन्स होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर एक अच्छा आदर्श ट्रांसफार्मर। तो इसका मीन्स होता है कि उसमें कोई भी आपके लॉसेस वगैरह नहीं होंगे, ना तो आपको उसमें कॉपर लॉस होगा, ना तो आयरन लॉस होगा, ना उसमें फ्रैक्शन लॉस होगा, ना वेंटिलेशन, कुछ कोई भी लॉस नहीं होगा, ऑल लॉस निगलेक्ट होंगे उसमें। तो इसको बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। बट आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो रियल में संभव नहीं है, बट हम इसको इमेज कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ट्रांसफार्मर होता तो कैसा होता। बट इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको देखना बहुत जरूरी, इसलिए बताया गया इसमें। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई क्या देंगे इसमें, तो IM मतलब मैग्नेटिक करंट सप्लाई होगी इसमें। तो जो मैग्नेटिक करंट जाएगी ना वो तो करंट फ्लो होगी या प्राइमरी में जाएगी, तो क्या करेगी, ये फ्लक्स को सेटअप कर देगी। देखिए फ्लक्स सेटअप हो जाएगा ना यहाँ पे, जब फ्लक्स सेटअप हो जाएगा तो ये फ्लक्स यहाँ से कटेगा तो ये भी इंड्यूस हो जाएगी और आपका E2 भी इंड्यूस हो जाएगा। अब इसमें लॉसेस कुछ नहीं हो रहा, तो ये इंड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा आपका, तो ये क्या होगा, E1 E2 इंड्यूस हो जाएंगे। बट E2 और E1 क्या होगा, हमारा सेम फेज में होगा। सेम फेज में होगा क्योंकि इसे सेम फ्लक्स से क्या हुआ, जनरेट हुए हैं। और जो हमारा E1 है, E1 क्या होगा हमारा, इससे जो सप्लाई वोल्टेज उससे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बट अपोजिट रहेगा। मतलब कि ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि आपने सेल्फ उसका फैराडे का सेल्फ इंडक्शन लॉ पढ़ा होगा। इंडक्शन लॉ फैराडे का, जो फैराडे का लॉ होता है उसमें एक होता है लेंज लॉ। लेंज का रूल जानते होंगे आप, तो उसमें क्या होता है, लेंज के रूल में बताता है कि जिससे उत्पन्न हुआ होता है उसी का विरोध करता है। तो यानी ये हमारा, हमने सप्लाई दी होगी, यहाँ फ्लक्स बना होगा, फ्लक्स पे से कटा होगा, तो हमारा ये जनरेट हुआ है क्या है, E1। जब E1 हमारा जनरेट हुआ है तो ये क्या इसके द्वारा जनरेट हुआ ना। अगर सप्लाई नहीं दी होती तो ये जनरेट ही नहीं होता, हमने सप्लाई दी तब तो ये जनरेट हुआ। जब ये जनरेट हुआ तो क्या इसका अपोज करेगा, तो यहाँ पे लेंज लॉ फॉलो हो जाएगा आपका, कि जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो उसको लेंज लॉ बोलते हैं। तो अब इतनी सी प्रोसेस थी इसमें। अब इसमें देखिए क्या पूर्ण लेता है, जैसे यहाँ देखते हैं जो हमारे φm है ना, जो फ्लक्स है φm और I ये सेम फेज में होंगे। अब जो हमारा पहले हम सप्लाई गई तब तो वोल्टेज जनरेट हुआ था, तो हमारा ये B1 वोल्टेज हो जाएगा और यहाँ पे क्या B2 वोल्टेज हो जाएगा आपका। तो देखिए जो हमारा क्या है,
ये अप्लाइड वोल्टेज जो मैग्नेटिक करंट है यानी फ्लक्स बोल सकते हैं इनको, ये दोनों सेम फेज में रहेंगे। ये किससे 90 एम्प लैग करेगा यहाँ पे, ये 90 एम्प, और यहाँ से ये भी 90 एम्प होगा, ये भी 90 एम्प, ये भी 90 एम्प। देखिए तो यहाँ से हम निकल सकता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज से जो हमारा फ्लक्स है 5 एम्प क्या है पीछे, कितना 90 एम्प, और यहाँ से निकल आएगा कि जो हमारा E1 और E2 है, E1 और E2 जनरेट वोल्टेज है, जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो 5 एम्प से क्या है, वो भी 90 एम्प लैग कर रहा है, यहाँ पे कर रहा ना। देखो ये रेखा 90 एम्प लैग कर रहा और ये भी लैग कर रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज से जो हमारा मैग्नेट फ्लक्स है वो 90 एम्प लैग कर रहा है, और मैग्नेट फ्लक्स से जो हमारा जनरेट वोल्टेज हुआ E1 E2 सेम फेज में रहते हैं वो कितना 90 एम्प लैग कर रहे हैं। इससे ये लैग कर रहे हैं और इससे ये लैग कर रहा है। तो यहां से अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पे। अब जब इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा, कोई लॉसेस नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, जब इसमें कोई लॉसेस नहीं होगा तो इसमें एक कंडीशन होती है, ये जो V1 है और 5 एम्प और यहाँ पे I एम, जो जब लॉसेस नहीं होगा यहाँ पे तो जो I एम है I0 बराबर होगी। तो यहाँ से आपका क्या होगा, लगभग 90 एम्प का डिफरेंस हो जाएगा। ये 90 एम्प रहेगा ना, ये 90 एम्प पूरा रहेगा यहाँ पे, ये 90 एम्प हुआ ना पूरा, ये 90 एम्प। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक इसको हटाओ यहाँ से, ये 90 एम्प में है, ये 90 एम्प में रहेगा ये। तो इसमें क्या हो, जब 90 एम्प में जो होगा तो इसमें ये हो जाएगा cos 5 का मान कितना आ जाएगा, cos 5 90 रखेंगे तो cos 0, यानी आइडल के केस में जो हमारा पावर फैक्टर आता है कितना आता है, 0 आता है। क्यों कि देखिए V1 और I एम है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके सेम फेज में I एम मैग्नेटिक करंट है, ये सेम फेज में रहेंगे और ये इससे 90 एम्प लैग कर रहा है। तब इसमें 90 का फेज डिफरेंस है, तो अब 90 का मान cos 5 में रखेंगे तो कितना cos 0 जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आइडल के केस में जो पावर फैक्टर होता है हमारा 0 होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो अब इसको लिखने के लिए क्या समझा दिया, कुछ लिखने को जरूर थोड़ा गए। तो इसमें लिख सकते हो कि आइडल ट्रांसफार्मर के केस में पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0, यानी 90 होगा, मतलब 90 का 0 हो जाएगा, तो 0 होगा, ये लिख सकते हैं। और यहां से ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए कि जब आइडल ट्रांसफार्म होता है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सप्लाई वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, 90 एम्प लैग कर रहा है, यानी ये 90 एम्प लैग कर रहा है। यहाँ देख क्वेश्चन बनता है ये कि जो आइडल ट्रांसफार्म होता है उसमें जो सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितने एम्प लीड करता है या लैग करता है, तो 90 एम्प करेगा, लैग करेगा। ये आइडल हो गया। अब देखिए नो लोड, नो लोड, नो लोड ट्रांसफार्मर। नो लोड ट्रांसफार्मर क्या होता है कि नो लोड का मीन्स होता है इसमें कोई सप्लाई तो हम देते हैं बट इसमें बाहर कोई लोड नहीं लगा, यानी लोड ओपन है। और इसको अब जब इसमें सप्लाई नहीं देते, मतलब इसमें है ना, सॉरी, अगर इसमें सप्लाई देते हैं लोड नहीं है, जब लोड नहीं है तो लॉसेस भी नहीं होनी चाहिए, इसका लॉसेस क्या होगा, तो मतलब ऐसा नहीं है, इसमें लॉसेस होता है। हम लोड लगाएं ट्रांसफार्मर में या लोड न लगाएं, समझ रहे ना, दोनों कंडीशन में हमारी नो लोड करंट फ्लो होती है। अगर लोड लगाएंगे तो भी फ्लो होगी, लोड नहीं लगाएंगे तो भी फ्लो होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहां से, जब ट्रांसफार्मर में लोड
नहीं लगा होता तो इसमें एक करंट फ्लो होती है जो कि I0 है। अब अगर लोड नहीं लगा होगा, ओपन होगा, तो क्या करंट फ्लो होती है हमारी I0 करंट फ्लो होती है, जिसको नो लोड करंट बोलते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर एक आई ओमेगा, नंबर दूसरा आई एम। इसको बोलते हैं, क्या बोल देंगे, इसको एक्टिव बोल देंगे, बार्टफोल करंट बोल सकते हैं, या बार्टफोल कंपोनेंट बोल देंगे, इसको मैग्नेटिक करंट बोल सकते हैं। ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ये हमने बना दिया यहाँ से। कि हमारी क्या है I0, I0 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपकी I0I, इसके टू कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा IM, और एक होगा आपका यहाँ पे, इसको R में लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये सेम मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसमें इसको बोलते हैं बार्टफोल करंट। आई ओमेगा क्या हो जाएगा आपका बार्टफोल करंट, बार्टफोल करंट ये हो जाएगा। अब ये क्या होगा IM मैग्नेटिक करंट, ये चुंबकीय करंट बोलते हैं। JXM इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे हम बार्टफोल रिएक्टेंस, फुल रिएक्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस नहीं है, ये बार्टफोल रेजिस्टेंस। और ये क्या आप जानते हो, इसको बोलते हैं I0 को क्या बोलते हैं I0 नो लोड करंट, नो लोड करंट। ये नो लोड करंट दी हुई है, ये इतनी क्वांटिटी है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। अब देखिए इसको हटा दें आप, थोड़ा समझाने के लिए आपको। ये क्या करेंगे यहां से, अब इतना हो गया। अब इसमें तो नो लोड करंट फ्लो हो रही ना, तो देखिए यहां से फाई एम, जो आपका फाई एम होगा, ये फाई एम होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका B2 और E1 और E2 होता है सेम पेज में ये। अब देखिए ये हो गया यहाँ से। तो जो हमारा रजिस्टिक के केस में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो आपका रेजिस्टेंस वोल्टेज होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज के सेम फेज में होता है। तो यहाँ से जो आपका आई ओमेगा होगा, इसको आई ओमेगा, ये आपका आई ओमेगा नहीं होता, इसको बोलते हैं आई ओमेगा, ये वाला है, ये वाला आई ओमेगा, ये आप किस में, ये इसके फेज में रहेगा। जो आई ओमेगा होता है वो सप्लाई वोल्टेज के फेज में रहेगा, यानी इनपुट वोल्टेज दिया इसके फेज में रहेगा, ये आई ओमेगा हो जाएगा। आई ओमेगा आपका यहाँ रहेगा आई ओमेगा, और जो आपका आई एम है ये किसके फेज में रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा प्लस के फेज में, तो यहाँ पे आई एम हो जाएगा। अब जो नो लोड होता है, नो लोड के दो कंपोनेंट होते हैं, तो लॉसेस तो हो ही रहा है, तो यहाँ से हम लगभग खींचे ग्राफ बनाएंगे इसका ये। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये 75 समथिंग हो जाएगा, 75 लगभग इतना बनेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ टू कंपोनेंट होगा, जो इसका परिणाम निकालेंगे, क्या निकलेगा I0 इक्वल टू आई ओमेगा प्लस आई एम, ये निकलेगा स्क्वायर इसका दोनों का, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब 5 कितना निकलेगा, 5 बराबर कितना निकलेगा, 5 बराबर निकलेगा कि 70 से 90 के बीच में रहेगा, यानी 90 से कम रहेगा, 70 के आसपास रहेगा। ये 5 की वैल्यू निकलेगी।
तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर कितना आ जाता है लगभग 0.23, 0.2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, या 0.3 समथिंग, कितना पावर फैक्टर आ जाएगा आपको यहाँ से किसका, जब नो लोड कंडीशन होगा तब पावर फैक्टर कितना आएगा, इतना आएगा। तो अब इसमें भी बोल सकते हैं आप, देखिए अब इसमें ना उसमें रिलेट करना, जो हमने आइडल आपको बताया था ना, तो आइडल में क्या था, आइडल में जो आपका मैग्नेटिक करंट थी और जो अप्लाइड वोल्टेज था उनके भी 98 फेज डिफरेंस था। और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, कितना फेज डिफरेंस हो रहा है इसमें, इसमें 98 से कम हो रहा ना इसमें, तो इसमें 98 से फेज डिफरेंस कम रहेगा आपका, 75 समथिंग कितना रहेगा 9 डिफरेंस। ये टॉपिक था आज के लिए, इतना ही है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताना, कल इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे।